बेटा आरती, दामाद जी का फोन आया क्या? अरे नहीं पापा, नहीं आया फोन मुझे। और वैसे भी वो मुझे फोन क्यों करेंगे? मुसीबत की असली जड़ तो वही है। कोई बात नहीं। हरिओम हरिओम। अरे छोटी बहू, कहाँ जा रही हो तुम? माँ जी, मेरे भाई की शादी की शॉपिंग करनी है ना, इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे फोन करके बुलाया है। लेकिन बहू, कल ही तो तुम पूरे 1 हफ्ते के बाद मायके से यहाँ आई हो और आज फिर से मायके जा रही हो। वो ऐसा है माँ जी कि आज ही तो मेरी छोटी बहन मायके आई है और वो तो बार-बार दूसरे शहर से यहाँ नहीं आ सकती ना, इसलिए मेरी मम्मी ने आज ही खरीदारी करने का प्लान बना लिया है। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन ससुराल के प्रति भी तो तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं ना। और तुम तो जानती ही हो मैं गठिया की मरीज हूँ, घुटने पूरी तरह से जवाब दे चुके हैं मेरे। बड़ी मुश्किल से तो मैं चल फिर पाती हूँ, ऐसे में घर के काम तो मैं नहीं कर सकती ना। अरे माँ जी, तो आपको काम करने की क्या जरूरत है? दीदी है ना, वो कर लेगी रसोई का काम। क्यों, मैं इस घर की नौकरानी हूँ क्या जो दिन भर इस घर का काम ही करते रहूं? और तुम जब चाहे अपना बैग उठाकर मायके चलती बनो। देखो, चुपचाप अपना बैग कमरे में रखो और मेरे साथ घर के काम काज करो, समझी ना? बिल्कुल नहीं, मैं अभी कोई भी काम काज नहीं करूंगी और मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया है और मैं जरूर जाऊंगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। देखो आरती, तुम्हारी जेठानी बिल्कुल सही कह रही है। जैसे वो इस घर की बहू है, वैसे ही तो तुम भी इस घर की बहू हो ना। फिर वो अकेली क्यों चूल्हा चौका करती रहे? अरे माँ जी, दीदी एक दिन घर का काम काज कर लेगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। अरे किसे बेवकूफ बनाती हो आरती तुम? तुम्हारा ये कोई एक दिन का काम नहीं है, तुम्हारा तो ये रोज रोज का लगा है। जब भी घर में काम काज करने की बारी आती है तो कोई ना कोई काम ढूंढकर या बहाना बताकर तुम अपने मायके चली जाती हो। अच्छा दीदी, अब समझ में आया, तो आपको इस बात की जलन है कि मेरे माँ बाप मुझे बार बार बुलाते हैं। अरे मेरे माँ बाप बुलाते हैं तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी, और मेरा मायका इसी शहर में है। लेकिन आरती बहू, घर के काम काज में तुम्हें भी तो हाथ बटाना होगा ना। अरे माँ जी, मुझे समझ में नहीं आता, सारा काम तो करती हूँ मैं इस घर का, और क्या करूँ? अपनी जान दे दूं क्या? ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, जाने दीजिए इसे आप। लेकिन मैंने भी ठान लिया है कि मैं भी आज के बाद ना घर का कोई काम काज नहीं करूंगी। ठीक है दीदी, नहीं करना है तो मत करो, लेकिन मैं तो अपने मायके जरूर जाऊंगी। ठीक है माँ जी, आप मुझसे भी ना घर के काम काज की उम्मीद तो रखना ही मत। मैं भी जा रही हूँ अपने कमरे में। हे भगवान, इस घर में बहुओं के बीच में ऐसा ही चलते रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये घर बिखर जाएगा। अरे देवकी, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। क्यों जी, प्रमोद आज भी दुकान नहीं गया था क्या? नहीं देवकी, प्रमोद कहता है कि दुकान का काम काज उसे अच्छा नहीं लगता है, वो सरकारी नौकरी करना चाहता है। बोलता है मैं फॉर्म भरूंगा और पेपर दूंगा सरकारी नौकरी के लिए। लेकिन इसे कौन समझाए कि सरकारी नौकरी इतनी आसान नहीं होती है। और निखिल भी तो अकेले दुकानदारी नहीं संभाल सकता है ना देवकी। निखिल को भी तो अपने भाई प्रमोद की मदद की जरूरत है दुकान में, लेकिन वो सुनता नहीं है। हे भगवान, उधर मेरा छोटा बेटा प्रमोद है जो दुकान पे काम न करने की जिद ठान कर बैठा है, और इधर उसकी पत्नी है जो घर के काम काज करना नहीं चाहती है। अच्छा देवकी, बहुत जोरों की भूख लगी है, बहू से कहकर खाना लगवा दो। मैं देखती हूँ जी। अरे तुम क्यों देवकी, वैसे तो तुम्हारे घुटने में कितना दर्द रहता है। बहू कहाँ है? बहू को आवाज लगाओ, वो लगा देंगी खाना। क्या बताऊं जी, खाना बना कहाँ है घर में। छोटी बहू है जो हमेशा की तरह तैयार होकर अपने मायके चली गई, और उसी की देखा देखी अब बड़ी बहू ने भी कह दिया है कि वो अकेले घर के काम काज नहीं करेगी। बड़ी बहू, बड़ी बहू। जी बाबूजी। ये सब क्या चल रहा है बड़ी बहू? तुमने खाना बनाने से इनकार क्यों कर दिया? आप ही बताइए ना बाबूजी, ये सब कितने दिनों तक चलता रहेगा? अरे मैं ही क्यों सारा दिन रसोई में पिसती रहूं? मैं ही ये सब क्यों झेलूं बाबूजी? क्या छोटी बहू के हाथों में मेहंदी लगी है? मुझे सब मालूम है बाबूजी, वहाँ दुकान पर भी दिन भर मेरे पति काम करते हैं और मेहनत करके घर चलाते हैं। क्या देवर जी का कोई फर्ज नहीं बनता है कि घर के खर्चों में सहयोग दे? हम दोनों पति पत्नी क्यों नौकरों की तरह काम में जुटे रहे बाबूजी? वैसे तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है बहू, मैं इस बारे में अपने छोटे बेटे बहू से बात करूंगा। लेकिन फिलहाल तो जाकर खाना पकाओ बहू, मुझे बहुत भूख लगी है, और वहाँ दुकान पर मेरा बेटा भी भूखे ही बैठा है। निखिल के लिए भी मुझे टिफिन लेकर जाना है। ठीक है बाबूजी, लेकिन मैं काम तो तभी करूंगी जब इस समस्या का ना कोई हल निकल कर आएगा। इससे पहले तो मैं भी किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। देखा जी, अरे बड़ी बहू तो ऐसी नहीं थी, लेकिन आज छोटी की वजह से बड़ी बहू की भी तेवर कैसे बदल गए हैं। आप थोड़ी देर यहाँ आराम से बैठिए जी, मैं आपको और अपने बेटे को भूखे तो नहीं रहने दे सकती, इसलिए मैं कुछ बनाती हूँ खाने को। अरे रहने दो देवकी, परेशान मत हो तुम, मैं वहीं बाजार में कुछ फल खरीद कर खा लूंगा और साथ में निखिल को भी दे दूंगा। वैसे तो तुम अपने घुटनों से कितने परेशान रहती हो। ठीक है जी, लेकिन आज शाम को ना चारों बेटे बहू को सामने से बिठाकर फैसला तो कर ही देना आप, क्योंकि रोज रोज की चिक-चिक से ना मैं भी बहुत दुखी होने लगी हूँ। ठीक है देवकी। देखो बेटा प्रमोद, अब तुम्हें भी ना अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। क्या मतलब पिताजी, मैं समझा नहीं। मेरा मतलब यह है बेटा कि तुम्हारा बड़ा भाई आखिर कब तक घर खर्च चलाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि अब बंटवारा कर देना ही ठीक होगा, ताकि रोज रोज का ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। लेकिन पिताजी, मुझे नहीं लगता कि बंटवारा करने से समस्या का हल हो जाएगा। मुझे लगता है पिताजी, अगर घर के सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी समझे और मिलजुल कर काम करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बेटा, अगर सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझे ना तो कोई परेशानी ही नहीं होगी, लेकिन इस घर में तो हर कोई अपनी मर्जी का मालिक बना बैठा है। तू भी कब तक अपने छोटे भाई के परिवार को पालेगा बेटा? क्यों माँ जी, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने हमारे लिए? अरे हम लोग तो अपना कमाते खाते हैं, फिर भी दिन भर ताने सुनते हैं। मैं तो कहती हूँ कर ही दो घर का बंटवारा, ये रोज रोज के कले से ना छुटकारा ही मिल जाएगा। हाँ मुझे सब पता है आरती, तुम तो यही सोचकर घर का बंटवारा करने को तैयार हो कि तुम्हें माँ बाबूजी की जिम्मेदारी ना उठानी पड़े और मैं ही उनका सारा बोझ अकेली उठाऊं। क्यों, यही चाहती हो ना तुम? लेकिन मैंने भी तय कर लिया है, अब मैं उनका कोई काम नहीं करूंगी। बहुत दिन कर लिया मैंने उनकी सेवा। अरे तो मैंने भी कोई इन लोगों का ठेका लेकर नहीं रखा है। रश्मि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे माँ बाबूजी को बोझ कहा? भैया, माँ बाबूजी मेरे साथ रहेंगे, आखिर मेरा भी तो कोई फर्ज है ना उनके लिए। लेकिन मैं माँ जी और बाबूजी को हरगिज अपने साथ नहीं रखूंगी। अरे आरती, वापस आओ, मेरी बात तो सुनो। क्या है? मैंने फैसला कर लिया सो कर लिया।
ऐसा मत बोलो आरती, वो मेरे माँ बाबूजी हैं, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो अब क्या बुढ़ापे में मैं उन्हें छोड़ दूं? देखिए वो सब ना मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, बाकी इस घर में कोई रहे या ना रहे, कोई मरे या जिए, मुझे ना किसी से कोई मतलब नहीं है। आरती, अब तुम हद पार कर रही हो, और सुन लो, मुझे इस बारे में ना अब कोई बात नहीं करनी है। हाँ तो ठीक है, लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारे माँ बाबूजी को अपने साथ तो हरगिज नहीं रखूंगी। बदतमीज। आज तुमने मुझे अपने माँ बाबूजी के लिए थप्पड़ मारा, अब तो मैं तुम्हें देख लूंगी। हाँ देख लेना, जो बनता है कर लेना, लेकिन ना मैं इस तरह अपने माँ बाबूजी का अपमान तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे बेटा, ये क्या किया तुमने? अब क्या बोल रहे हो आप? सारी समस्या की जड़ तो आप ही लोग हो। मैं जा रही हूँ और अब आप लोगों को देख लूंगी मैं। छोटी बहू आरती बहुत ही गुस्से में थी और गुस्से से वो तुरंत अपने मायके चली जाती है। अरे प्रमोद भाई, हाथ नहीं उठाना था तुम्हें, और क्या करता भैया, देखा नहीं आपने आरती को, अपनी सारी यादें पार कर दी थी उसने। अरे ना बेटा, फिर भी हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुम्हें। एक काम करो, सुबह तुम चले जाना और आरती को मना कर माफी मांगकर यहाँ ले आना। अरे आरती की माँ, जल्दी बाहर आओ, देखो तो आरती आई है। हे भगवान, इस वक्त आरती आई है, सब कुछ ठीक तो होगा ना इसके ससुराल में? अभी आएगी। अरे आरती बेटा, इस वक्त तुम यहाँ, कोई समस्या तो नहीं हो गई ना तुम्हारे ससुराल में? मम्मी पापा, ये कैसे घर में आप लोगों ने मेरी शादी करवाई है? दिन भर उस घर में मैं काम कर करके अपनी हड्डियां गलाती हूँ, फिर भी वो लोग मुझे ताने देने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं। और तो और मम्मी, आपके दामाद जी कहते हैं मुझे कि अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें इस घर का सारा काम करना पड़ेगा और मेरे माता पिता की भी सेवा करनी होगी। क्या उन लोगों ने मेरी बेटी को नौकरानी बनाकर रख दिया है? अब आप ही बताइए ना मम्मी, क्या मैं दिन भर घर के काम करूं या अपने सास ससुर के पैर दबाते रहूं? और जब मैंने मम्मी घर के काम काज करने से मना कर दिया तो आपके दामाद जी ने मेरे साथ मारपीट की मम्मी, और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। क्या उन लोगों की इतनी हिम्मत? अरे बेटा आरती, उन लोगों की इतनी हिम्मत ना तुमने ही बढ़ाई है, जो हमेशा उनके जुर्म सहन करती गई। तुम कभी ऊंची आवाज में उनसे बात तक नहीं किया। लेकिन माँ, मैं सहन नहीं करती तो और क्या करती? मैं तो बस यही सोचती रही कि किसी तरह बस मेरा घर बसा रहे। लेकिन सब कुछ उजड़ गया मम्मी। शादी से पहले उन्हीं लोगों ने कहा था कि हम अपनी बहू को बेटी की तरह रखेंगे, और आज वही लोग मारपीट पर उतर आए। लेकिन बेटी तू चिंता मत करना, बहुत दुख तकलीफ झेल ली तूने, अब तू ना अपने माँ बाप के घर पर ही रहेगी। उन लोगों को ना हम देख लेंगे, अरे ऐसा मजा चखाएंगे ना कि जिंदगी भर याद रखेंगे। जा बेटा, जा हाथ मुंह धो ले, मैं अभी तेरे लिए खाना लगाती हूँ। अरे भाई, तुम्हें अपनी पत्नी को ना चाटा नहीं मारना था। अरे हाथ नहीं उठाता तो क्या करता भैया, आपने देखा नहीं, उसने बदतमीजियों की सारी हदें पार कर दी थी और साफ साफ कह दिया था कि वो मेरे माँ बाप की सेवा नहीं करेगी। देखो भाई, ये कोई आज की बात नहीं है, वो तो शुरू से ही बदतमीज थी, लेकिन मैंने अभी तक उसकी सारी बदतमीजियां सहन की। लेकिन आज उसने माँ बाबूजी के बारे में बोला, और आप जानते हो ना कि मैं माँ बाबूजी के खिलाफ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अरे बेटा, ये तुमने ठीक नहीं किया, अब जाओ, जाकर बहू से माफी मांगो और उसे घर लेकर आओ। नहीं बाबूजी, मैं उसे मनाने के लिए ना हरगिज उसके घर नहीं जाऊंगा, वो यहाँ वापस आए या ना आए मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे सुनो तो बेटा। नहीं बाबूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। देखो बेटा निखिल, हम तो इस तरह से अपने बेटे बहू का घर बर्बाद होते नहीं देख सकते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही बहू के मायके जाऊँ और माफी मांगकर बहू को वापस ले आऊँ यहाँ। हाँ बाबूजी, इस तरह परिवार तो बिखरने नहीं दे सकते हैं हम, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। प्रमोद के पिताजी अपनी बहू के मायके जाते हैं और वहाँ जाकर वो हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। मैं अपने बेटे की तरफ से आप लोगों से माफी मांगता हूँ समधी जी, माफ कर दीजिए आप लोग हमें, और आप अपनी बेटी को विदा कीजिए, क्योंकि मैं अपनी बहू को लेने आया हूँ। वाह समधी जी, पहले तो आप लोगों ने मेरी बेटी के ऊपर इतना जुल्म किया और अब आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं? हरगिज माफ नहीं करेंगे हम लोग तुम्हें। इसलिए ना समधी जी, चुपचाप मेरी बात मानिए और जिस रास्ते आए हैं ना उसी रास्ते लौट जाइए। ऐसा मत कहिए समधी जी, हमारी बहू को ना भेज दीजिए, वरना बिरादरी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। इस बारे में आप लोगों ने तब नहीं सोचा समझी जी, जब आपके बेटे ने मेरी बेटी के साथ मारपीट किया। अच्छा बहन जी, आरती बहू ने आपको ये तो बता दिया कि मेरे बेटे ने उसके ऊपर हाथ उठाया, लेकिन आप लोगों ने क्या ये नहीं पूछा कि आखिर आपके दामाद ने आपकी बेटी के ऊपर हाथ क्यों उठाया? कसूर तो देखो आपकी बेटी का भी कम नहीं था। देख लीजिए ना पिताजी, इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी ये लोग मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं। अब तक तो इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की थी, अगर बस चले ना इनका तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। देखिए भाई साहब, अब ना हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, अब आप चुपचाप ना वापस अपने घर चले जाइए, अब तो आपसे कोर्ट में ही मुलाकात होगी। देखिए भाई साहब, इस तरह बच्चों की बात को सुनकर इतना बड़ा फैसला मत लीजिए आप, क्योंकि आपके हाथ में ना अब 2 घरों की बागडोर है। अगर आपका फैसला गलत हुआ तो दोनों घर उजड़ भी सकते हैं। देखिए भाई साहब, आप लोग ना हमारी चिंता मत कीजिए, आप लोगों को तो अपनी चिंता करनी चाहिए। हम अपनी बेटी का घर तो फिर से बसा लेंगे, और हाँ, हमारी बेटी के साथ आपने जो मारपीट की है ना उसका बदला तो हम लोग लेकर रहेंगे। और अब ना आप चुपचाप चलते बनिए, बेकार में बातों को आगे मत बढ़ाइए। प्रमोद के पिताजी ने अपनी बहू और समधी संधन को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग तो बस जिद में ही अड़े थे, इसलिए बेचारे क्या करते, अपना समूह लेकर वो वापस घर आ गए। क्या हुआ जी, आप बहू को वापस लेकर नहीं आए? नहीं देवकी, ना ही आरती अपने ससुराल आना चाहती है और ना ही उनके माता पिता उसे ससुराल भेजना चाहते हैं। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, मैंने हाथ पैर भी जोड़े उनके, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं देवकी, उन्होंने तो कहा कि वो लोग कोर्ट केस करेंगे। वो लोग मुझे धमकियां दे रहे थे कि अब कोर्ट में ही मुलाकात होगी। क्या? लेकिन इतनी बड़ी बात तो थी ही नहीं जी कि मामला कोर्ट तक पहुंच जाए। अरे बेटा, अब तू ही जा और बहू को मना के ले आ बेटा। नहीं माँ, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, और उस आरती को ना उसके मायके में ही रहने दीजिए आप। और वैसे भी माँ बाबूजी, मुझे ऐसी पत्नी की तो जरूरत बिल्कुल नहीं है जो मेरे माँ बाप को नहीं अपना सकती है। और माँ बाबूजी, जहाँ तक रही केस करने की बात, तो ना उन्हें जो करना है वो करने दो। देखो बेटा, इसी तरह के अहंकार से ना घर टूट जाया करते हैं।
इसलिए बेटा बात को बड़ा करने की बजाय उसे सुलझा लो। अरे पापा जी, अब तो बात बढ़ ही चुकी है, जो होगा ना देखा जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए बस। अच्छा, तो वो महारानी नहीं आ रही है, ठीक है, फिर मैं भी क्यों किसी की सेवा करूं। इस तरह नर्मदा प्रसाद जी और देवकी जी बहुत ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी दोनों बहुएं तो अपने अपने जिद में बैठी है और अब तो बेटा भी जिद में बैठ गया है। इस तरह धीरे धीरे पूरे 3 दिन बीत जाते हैं और एक दिन देवकी जी का बड़ा बेटा दुकान से घर खाना खाने आता है, तो वो देखता है कि उसकी बूढ़ी माँ अपने कपड़े खुद हाथ से धो रही है। रश्मि, ये सब क्या हो रहा है घर में? ठीक है स्वाति, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। क्या मतलब क्या हो रहा है? अरे मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? अरे तुम माँ बाबूजी के 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं धो सकती, अब उनके कपड़े धोना भी तुम्हें बोझ लगने लगा? अच्छा, तो ये बात है। अरे मैं ही अकेली कब तक पीते रहूं, बताइए जरा। और आपको ये छोटा सा काम लगता है, घर में ना कितना काम होता है ये मुझे पता है। और एक महारानी तो बड़े ठाठ से अपने मायके में जाकर बैठ गई है। अरे मुझे बताइए, मैं ही क्यों अकेले घर के कामकाज में पिसती रहूं और मेरे हिस्से में क्यों आपके माँ बाबूजी की सेवा है? देखो रश्मि, ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। मुझे सब पता है जी, मैं क्या ठीक कर रही हूँ और क्या नहीं। अब तो ना मैं अपना ही काम करूंगी, अब ना ही मैं किसी के लिए खाना बनाऊंगी और ना ही किसी और का कोई काम करूंगी। और सुन लीजिए, आज भी खाना ना मैंने आपके और मेरे लिए ही बनाया है, इसलिए बैठिए, मैं भी खाना लाती हूँ और हम दोनों खाते हैं अपने कमरे में बैठकर। अरे खाना तो मैं तभी खाऊंगा जब तुम मेरे साथ मेरे माँ बाबूजी को भी खाना परसोगी। अगर ऐसी बात है तो मेरी भी जिद है, अब तो मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी ही नहीं। ठीक है, भूखे बैठे रहिए। अरे तो तुमसे खाना मांगा भी किसने था? देख लीजिए, यदि आपका भी यही रवैया रहा ना तो मैं भी छोटी बहू की तरह अपने मायके जाकर बैठ जाऊंगी। अरे तो जाओ ना, तुम्हें रोका किसने है? अच्छा, मतलब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? ठीक है, मेरी जरूरत नहीं है तो मैं आज अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ जाओ, और जब तक मन न करे ना तब तक बिल्कुल मत आना। मैं सच में चली जाऊंगी। हाँ चली जाओ, इस घर के दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। पति की ये बात सुनकर बड़ी बहू रश्मि बहुत ही आग बबूला हो जाती है और वो ना चाहते हुए भी गुस्से से अपने मायके चली जाती है। लेकिन जब मायके में उसके माँ बाप उसे इस तरह अचानक आता हुआ देखते हैं तो उससे सवाल करते हैं। अरे रश्मि बेटा, सब कुछ ठीक तो है, तुम कैसे अचानक आई हो? क्या बताऊं पापा, मेरे सास ससुर ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। और एक ही आपके दामाद जी हैं जो सीधे में मुझसे बात तक नहीं करते। एक वो मेरी देवरानी है जो ठाठ से अपने मायके में जाकर बैठ गई है और मेरे ससुराल वालों ने ससुराल की सारी जिम्मेदारी मेरे माथे मर दी है। और आपके दामाद चाहते हैं कि मैं अकेले उनके माँ बाप की सेवा करूं। अब आप ही बताइए ना पापा, मैं क्यों अकेले उनके माँ बाप की सेवा करूं? मैं कोई अकेली बहू तो हूं नहीं। इसलिए पापा मैं कहाँ जाती, मैंने ठान लिया है कि यदि मैं उस घर में रहूंगी ना तो मैं अपने सास ससुर की नौकरानी बनकर तो बिल्कुल नहीं रहूंगी। और पापा यही बात मैंने आपके दामाद जी से कही तो उन्होंने मुझे घर से निकल जाने की धमकी दे डाली, इसलिए मैं गुस्से से आ गई। ये तो बहुत ही गलत बात है रश्मि, सास ससुर की सेवा से बचने के लिए तुम अपने मायके आकर बैठना चाहती हो। अरे बेटा, हमने तो तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। लेकिन आप ही बताइए ना माँ, क्या सास ससुर मेरे अकेले के हैं, देवरानी के नहीं? फिर मैं अकेले उनका बोझ क्यों उठाऊं माँ? रश्मि, तुम्हारी सोच बहुत गलत है बेटा, घर के बड़े बुजुर्ग ना बोझ नहीं होते हैं, सास ससुर की सेवा तो किस्मत वालों को मिलती है। इस तरह रश्मि के माता पिता रश्मि को समझा बुझाकर उसे उसकी गलती का एहसास दिलाकर वापस उसके ससुराल छोड़ने आ जाते हैं। हमारे हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई देवकी? अरे छोटी बहू का तो व्यवहार शुरू से ही रूखा था, लेकिन बड़ी बहू से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी देवकी। हम सोचा करते थे कि हमारे घर में 2-2 बहुएं होंगी और वो दोनों खसी खुशी घर की सारी बागडोर संभाल लेंगे और हमारा बुढ़ापा कितना सुखमय होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया देवकी। हाँ जी, किसे पता था कि बुढ़ापे में हमें ये दिन भी देखने पड़ेंगे। कौन आया है मैं देखता हूँ। देखिए, मैं अपनी बेटी की तरफ से आप लोगों से माफी मांगता हूँ। जैसे ही हमें पता चला कि हमारी बेटी रश्मि अपने ससुराल वालों से झगड़ा करके अपने मायके आई है तो मैं उसे उल्टे पांव समझा बुझाकर यहाँ वापस ले आया। मुझे माफ कर दीजिए कि मेरी बेटी ने आपको परेशान किया है। अरे नहीं भाई साहब, बच्चों की गलती के लिए आप क्यों माफी मांगते हो? हमारी बेटी घर वापस आ गई, हमारे लिए इतना ही बहुत है। माँ बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया है और आप भी मुझे माफ कर दीजिए जी। आज के बाद आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी और आपके माँ बाबूजी की सेवा मैं अपने माता पिता की तरह करूंगी। मैं तुमसे एक ही सवाल करना चाहता हूँ रश्मि, क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर था कि एक मुसीबत आते ही तुम अपना बैग उठाकर अपने मायके चली गई? सच कहूं, मैंने तो सिर्फ मायके जाने का नाटक किया था, आपको डराया था। मुझे नहीं मालूम था कि आप सच में मुझे जाने के लिए कह देंगे। लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर मैं अपने मायके नहीं गई होती तो आज मुझे मेरी गलती का एहसास नहीं हुआ होता और मैं अपने माता पिता समान अपने सास ससुर के साथ इतना बड़ा अन्याय करती, शायद भगवान भी मुझे कभी नहीं माफ करते। और मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, आज के बाद मैं माँ बाबूजी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। भाई साहब, काश आप ही की तरह सभी बच्चों के माता पिता समझदार होते तो कभी कोई घर टूट कर नहीं बिखरता। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नहीं भाई साहब, इस तरह आप मुझसे माफी मांगकर हमें शर्मिंदा न करें, क्योंकि माफी तो हमें मांगना चाहिए कि हमारी बेटी ने आपको इतनी तकलीफ दी। ठीक है भाई साहब, अब इजाजत दीजिए। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे आप, खा पी कर जाइए। नहीं, फिर कभी। अभी रश्मि की मम्मी अकेले घर में परेशान हो रही होगी। ठीक है भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा आरती, दामाद जी का फोन आया क्या? अरे नहीं पापा, नहीं आया फोन मुझे। और वैसे भी वो मुझे फोन क्यों करेंगे, मुसीबत की असली जड़ तो वही है। कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, अभी वकील से मिलकर आ रहा हूँ मैं। तेरे ससुराल वालों पर ना दहेज का केस डाल दिया है मैंने। लेकिन पापा, दहेज की तो कोई बात हुई ही नहीं है। अरे बेटा, ये बात हमें पता है कि ये झूठा आरोप है, लेकिन वकील का कहना है कि अपना केस मजबूत बनाने के लिए कुछ तो हथकंडे अपनाने पड़ेंगे हमें। दहेज का मुद्दा बहुत जरूरी था बेटा, अब तुम देखना कैसे मैं उन्हें दिन में तारे दिखाता हूँ। तेरे पैरों में गिरकर तुझसे माफी ना मंगवाई तो कहना। अरे बिल्कुल ठीक किया जी आपने,
उन्हें भी तो पता चले कि किसी की बेटी को सताने का क्या अंजाम होता है। जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी ना, तब इनके अकल ठिकाने आएंगे। जाओ बेटा, तुम आराम करो। अब बस ना सब कुछ तुम अपने मम्मी पापा पर छोड़ दो। ओके पापा। इधर आरती के माता पिता ने आरती के ससुराल वालों के खिलाफ झूठा केस लगा दिया और उधर आरती के ससुराल में पुलिस पहुंच जाती है। देखिए, आप लोगों के नाम पे ना पुलिस कंप्लेंट की गई है। क्या पुलिस कंप्लेन? लेकिन हमने ऐसा क्या कर दिया? एक तो आप लोग अपनी बहू से दहेज मांगते हैं और ऊपर से उसके साथ मारपीट करते हैं। इस बात से बहुत परेशान होकर आपके बहू के पिता ने आप लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। ये क्या हो गया है आरती बहू को? अरे हमने तो कभी दहेज का नाम भी नहीं लिया और उसने हमारे खिलाफ दहेज मांगने का आरोप लगा दिया। लेकिन आपकी बहू ने तो आपके बेटे और आप लोगों के खिलाफ उसे मारपीट करके घर से बाहर निकालने की शिकायत कर पुलिस में केस दर्ज करवाया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारा भरोसा कीजिए, ये सब बिल्कुल झूठ है। हमने अपनी बहू के साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ, ये बात अलग है कि पति पत्नी में आपसी छोटी मोटी बहस के चलते बहू नाराज होकर अपने मायके चली गई। इससे ज्यादा तो और कोई बात है नहीं इंस्पेक्टर साहब। मैं तो अपनी बहू को मनाने भी गया था और उसके माता पिता के सामने मैंने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को भेजने से साफ मना कर दिया। देखिए अंकल जी, मैं तो कहता हूँ कि बेहतर होगा आप उन लोगों के साथ ना समझौता कर लो, क्योंकि ना अगर केस कोर्ट में चला गया तो पूरा परिवार लपेटे में आ जाएगा। देखिए, आप लोगों के पास ना 24 घंटे का समय है, या तो आप लोग आपस में मामला सुलझाकर कल थाने में हाजिरी लगा देना, नहीं तो हम आपके घर आकर आपको अरेस्ट करके ले जाएंगे। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं बात करता हूँ अपने बहू के परिवार वालों से। अरे इतना घटिया इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई उन लोगों की? देखो बेटा, थोड़ा धीरज धरो तुम। ये गुस्से में ना कोई भी फैसला लेना बहुत गलत होता है। हम आराम से उनसे बात करेंगे। हाँ प्रमोद, अरे हर बात का हल ना गुस्से से नहीं निकाला जाता। तुम एक काम करो, या तो तुम अपने ससुराल जाओ या अभी अपनी पत्नी को फोन लगाओ। ससुराल तो नहीं जाऊंगा भैया। हाँ, मैं अभी फोन लगाता हूँ आरती को। हेलो आरती, मैं आरती का पापा, बोलो क्या काम है तुम्हें? क्या पापा जी, आप लोगों ने इतनी छोटी सी बात पर हमारे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी? क्यों बेटा, तुमने हमारी बेटी पर हाथ उठाया, क्या ये छोटी सी बात है? देखिए पापा जी, गुस्से में मुझसे वो गलती तो हो गई, लेकिन आपने तो मेरे माँ बाबूजी पर दहेज लेने का झूठा आरोप लगा दिया। उनका तो कोई कसूर नहीं था। देखो प्रमोद, मैं तुमसे फिलहाल तो कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। अब तो तुमसे कोर्ट में ही मुलाकात होगी। अगर ऐसी बात है तो फिर जाने दो मामला कोर्ट में। झूठे आरोपों के बल पर ना कोई केस नहीं जीत सकता है। भैया, वो लोग तो बात करने को तैयार ही नहीं है। ठीक है भाई, तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं एक अच्छे वकील को जानता हूँ। दोनों भाई वकील से मिलने चले गए और उन्हें वकील भी मिल गया। अब तो कोर्ट की कार्यवाही भी चलने लगी थी। घर के सभी लोग हर पल इसी चिंता में रहते थे कि आखिरी इन सब का नतीजा क्या निकलेगा। देखते ही देखते कई महीने बीत गए। सुनिए जी, क्या हुआ रश्मि? ये केस कब खत्म होगा जी? धीरे धीरे 8 महीने बीत गए। घर में कोई भी ना ही पेट भर खाना खाता है और ना ही कोई भी चैन की नींद सो पा रहा है। बस एक और दिन रश्मि, कल इस केस की आखिरी पेशी है। आप चिंता मत कीजिए जी, ये केस तो हम ही जीतेंगे, क्योंकि सच को छुपाया जा सकता है जी, मिटाया नहीं जा सकता। और देवरानी के साथ तो हमारे घर में कभी भी कोई अत्याचार हुआ नहीं है। हाँ रश्मि, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि ऊपर वाले कभी हमारे साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। आप तो खाना खा लीजिए जी, खाना खा के आराम कीजिए। और ये क्या पूरे टाइम बस लिखा पढ़ी करते रहते हैं आप? ठीक है रश्मि, तुमने खाना खाया? नहीं जी, माँ जी और बाबूजी को मैंने बड़ी मुश्किल से खाना खिलाया है, लेकिन मैं आपका वेट कर रही थी। रश्मि, प्रमोद ने खाना खाया या नहीं? हाँ जी, मैंने देवर जी को खाना खाने के लिए बहुत मनाया, तब जाकर उन्होंने बस 2 रोटी खाई है। बहू जाओ, तुम आराम कर लो, कब से यहीं टहल रही हो? नहीं माँ जी, आज आखिरी पेशी है ना, मैं तो बस इन लोगों का इंतजार कर रही हूँ। मुझे बहुत ही फिक्र हो रही है कि आखिर क्या आएगा रिजल्ट। फिक्र तो मुझे भी बहुत है बहू, लेकिन मुझे अपने मुरली वाले पर पूरा भरोसा है कि वो कभी हमारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। माँ, हम लोग केस जीत गए माँ, और एक नहीं आज तो 2 खुशखबरी है। मेरे भाई प्रमोद की सरकारी नौकरी लग गई है। भगवान की देर है बेटा, अंधेर नहीं। मुझे मालूम था कि भगवान कभी हमारे साथ अन्याय नहीं होने दे सकते। मैं अभी सबका मुंह मीठा करवाती हूँ। बहुत दिनों बाद आज देवकी जी के यहाँ सभी लोग बहुत ही खुश थे। उधर केस हार जाने के कारण आरती के मायके में जैसे मातम सा छाया हुआ था। इधर केस लड़ते लड़ते 1 साल हो चुके थे और इन्हीं 1 साल के दौरान आरती के भाई की शादी भी हो चुकी थी। अब तो आरती अपनी भाभी को खटकने लगी थी। अरे भाग्यवान, इन वकीलों के चक्कर में तो हमारा बड़ा नुकसान हो गया, और उधर उन लोगों के तो भाग खुल गए। अब तो प्रमोद को सरकारी नौकरी लग गई है। क्या सरकारी नौकरी लग गई है प्रमोद को? कहाँ हम सोचते थे कि उन्हें जेल की हवा खिलवाएंगे, और कहाँ वो सब कुछ हम पर ही उल्टा पड़ गया। खैर, जो होना था सो हो गया जी, लेकिन अब हमें अपनी आरती के लिए कोई रिश्ता तो तलाशना पड़ेगा। हम ऐसे उसे कब तक घर में बिठा कर रख सकते हैं? अब तो बहू की भी आंखों में आरती खटकने लगी है। कोई अच्छा सा लड़का देखकर अब हम अपनी आरती की शादी कर देंगे। मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? क्या जरूरत है कहीं रिश्ता देखने की? अगर वह भी लोग ऐसे ही निकले तो मुझे नहीं करवानी है दोबारा शादी। अरे बेटा, कब तक हम तुम्हें घर बिठा कर रखेंगे? शादी तो तुम्हें करनी होगी। नहीं तो बेटा, आस पड़ोस और रिश्तेदारी के लोग ना बातें बनाने लगते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। अच्छा पापा, अब जाकर आपको रिश्तेदारों का ख्याल आ रहा है? जब मैं अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आई थी तब आपने मुझसे क्या कहा था? बेटी, ये तुम्हारा ही घर है, तुम आराम से रहो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारे माँ पापा हैं। लेकिन अब क्या हुआ पापा? बेटा, हमने कब कहा कि ये घर तुम्हारा नहीं है? लेकिन हमें भी तो समझने की कोशिश करो। हाँ माँ, मैं सब समझती हूँ। आपकी बहू के आ जाने के बाद ना मैं अब आपको बोझ लगने लगी हूँ। ऐसी बात नहीं है बेटा आरती, लेकिन शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। ठीक है मम्मी, लेकिन शादी तो मैं दूसरी जगह नहीं करूंगी, बस मेरे
ससुराल वालों से जाकर बात करिए या फिर चुपचाप मुझे यही रहने दीजिए। यदि आप लोग मेरे ससुराल वालों से माफी मांगोगे तो हो सकता है कोई बात बन जाए। अच्छा आरती, जब तेरे ससुराल वाले तुझे यहाँ लेने आए थे तब तो तूने जाने से साफ इनकार कर दिया था। तेरे ससुर तो हमारे सामने हाथ भी जोड़ रहे थे, लेकिन हमने भी तुम्हारी बातों में आकर उन्हें इतनी खरी खोटी सुना दी, घर से बेइज्जत करके निकाल दिया था, और अब जाकर हम उनसे माफी मांगे। देखिए पापा, जो गलती हो गई है सो हो गई है, लेकिन अपनी बेटी के लिए आप वहाँ जाकर माफी तो मांग ही सकते हैं ना। बात तो ठीक है जी, यदि हमारे झुक जाने से हमारी बेटी का घर बस जाता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और वैसे भी जी इतनी कोई बड़ी बात तो थी नहीं। अरे दामाद जी ने तो बस इतना कहा था कि बहू होने के नाते तुम्हें अपने सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। सच कहूं पापा, उन लोगों की कोई गलती नहीं थी। बस एक बार मेरा घर टूटने से बचा लीजिए पापा, मैं आप लोगों को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, अपनी सास ससुर की खुद सेवा करूंगी। अरे हमारी बेटी ने तो बचपना दिखा ही दिया था, उसकी बातों में आकर हम भी मूर्खता कर बैठे। जब उसके ससुर लेने आए थे तो उसी समय इसे भेज दिया होता तो आज बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। आरती और उसके माता पिता दूसरे दिन देवकी जी के घर पहुंच जाते हैं। सुनिए पिताजी, आरती और आरती के मम्मी पापा आए हैं बाहर। दरवाजा बंद कर दो भाभी, उन्हें अंदर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा, तुम ये क्या बोल रहे हो? बहू, उन्हें सब सामान अंदर आने के लिए कहो। जी पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन बेटी, तुम्हारी क्या गलती है? गलती तो सारी हमारी है, क्योंकि हमने आए दिन तुम्हारे साथ मारपीट किया है। तुमसे दहेज मांगते थे हम, और हाँ, हमने तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। यही लिखवाया था ना तुमने रिपोर्ट में। देखिए समधी जी, ऐसी बात कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। गलती तो हमसे हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। देखिए मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, आप लोग ना चुपचाप यहाँ से चले जाइए। वैसे हमने आप लोगों के कारण ना बहुत परेशानी उठाई है, ना जाने कितनी रात हम जागते हुए बिता दिए हैं। कोर्ट के केस के कारण हमारी बेइज्जती हुई सो अलग। और मैं आप लोगों को ना अब खूब अच्छे तरीके से समझने लगी हूँ। आप लोगों को मेरे बेटे की सरकारी नौकरी की खबर लग गई ना, इसलिए आप लोग आए हो यहाँ माफी मांगने और ये मगरमच्छ के झूठे आंसू बहा रहे हो। अरे हमारे साथ इतना कुछ करने के बाद भी आप लोगों की हिम्मत कैसी हुई जो आप लोग यहाँ आ गए? देखो बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारा गुस्सा नाजायज है, लेकिन हो सके तो हमें माफ कर दो। देखिए भाई साहब, आपकी बेटी ने जो कुछ भी किया नादानी बस किया, लेकिन उसका साथ देकर आप दोनों ने उसकी बसी बुसाई गृहस्थी में आग लगा दिया। अगर बच्चे कभी कोई गलती करते हैं ना तो माँ बाप को उन्हें समझाना चाहिए, उनका साथ देकर उन्हें और बड़ी गलती करने के लिए उकसाना नहीं चाहिए। खैर, अब तो हम लोगों के रिश्तों में ऐसी गांठ पड़ चुकी है जिसे खोलना संभव नहीं है, और वैसे भी हमने अपने बेटे प्रमोद के लिए कहीं और रिश्ता देख लिया है। इसलिए भाई साहब, बेहतर होगा कि आप लोग हमें माफ कीजिए और यहाँ से चले जाइए। पिताजी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए और मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए, आखिरी मौका दे दीजिए। मैं आप लोगों को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। क्यों भूल गई क्या आरती? तलाक के कागजात तो तुम्ही ने भिजवाए थे ना, तो फिर अब यहाँ क्या लेने आई हो? मैं कहता हूँ कि अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है बेटा, गलती की है हमने तो भुगतान भी तो हमें ही करना होगा। हम चलते हैं, हो सके तो माफ कीजिएगा हमें। चलो बेटा आरती। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगी। पिताजी, माँ जी, मुझे एक बार माफ कर दीजिए, एक बार माफ कर दीजिए प्रमोद जी। चलो बेटा आरती। रुक जाइए भाई साहब। देखो देवकी, हमने तो अभी प्रमोद के रिश्ते के लिए सिर्फ हाँ ही कही है। अगर हमने अभी उन लोगों को मना किया तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ी बहुत बदनामी हो जाएगी। लेकिन आज बहू की गलतियों के लिए उसे माफी ना देकर अगर आज हम इन दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे तो हमसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। लेकिन जी, ये तो हमारे बेटे प्रमोद का फैसला है, हम अपना फैसला अपने बेटे पर नहीं थोप सकते हैं। प्रमोद जी, सिर्फ मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बताओ बेटा, तुम क्या चाहते हो? सच कहूँ माँ, मैं आरती से कभी अलग होना ही नहीं चाहता था, लेकिन आरती ने आप लोगों के साथ जैसा व्यवहार किया माँ, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया था। लेकिन माँ, पिताजी, मुझे खुशी है कि आज आरती को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ, मुझे भी लगता है कि आरती को एक मौका तो देना चाहिए। पूर्व में हुई गलतियों को दोनों परिवारों ने समय रहते सुधार लिया। तो देख लिया दोस्तों, आज आपने एक तरफ बड़ी बहू रश्मि के माता पिता थे जो अपनी बेटी की गलती को बढ़ावा न देकर समय रहते उसे उसकी गलती का एहसास दिलाकर उसे फिर से उसकी ससुराल छोड़ गए, जिससे वो अपनी गलती को समझकर अपने परिवार के साथ सामंजस्य बिठाकर